देखिए, आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। और वर्णों के उच्चारण स्थान में आप सभी जानते हैं कि जो वर्णमाला है उस पे अगर कुल वर्ण की बात करें तो कितने हैं? 52 वर्ण हैं। और इन 52 वर्णों को लेकर काफी बार सवाल इस तरीके से बनते हैं कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। और वर्ण इस प्रकार से, जैसे अगर हम व की बात करें तो इस व का उच्चारण स्थान क्या है, मो का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये ध्वनियां तो आपके पास कितनी है? कुल 52 है। लेकिन इतनी ज्यादा याद आसानी से नहीं हो पाती, और रट के याद करेंगे तो भी 2-4 दिन के लिए याद होगी। तो हमें इन सभी को केवल ऐसे पढ़ना है, जितने भी वर्ण है इन सभी का उच्चारण स्थान इस तरीके से पढ़ना है कि हमें 2 मिनट में याद हो जाए। तो आपका काम क्या है? केवल वीडियो में बने रहना और समझाना मेरा काम है। उसके बाद आपको पूरे की पूरी ध्वनि चुटकियों में याद हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला भाग है, इन सभी को समझते हैं, यानी जो ये बिंदु मैंने लिखे हैं इन सभी को समझते हैं। उसके बाद पूरी की पूरी ध्वनि आपको खुद ही याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ किसको बोला जाता है? गले को बोला जाता है। आप सभी जानते हैं गले को क्या बोला जाता है? कंठ बोला जाता है। तो पहले हम केवल इन बिंदुओं को समझेंगे, उसके बाद जो ये ध्वनियां हैं इन ध्वनियों को समझेंगे कि इनको याद कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद अगर तालु की बात करें तो आप जानते हैं कि जो जीभ का ऊपरी भाग है, जीभ का ऊपरी भाग है, इसको क्या बोला जाता है? तालु बोला जाता है। और उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य किस भाग को बोला जाता है? मूर्धन्य बोला जाता है दांत के पीछे वाले भाग। जैसे दांत के ठीक पीछे वाला भाग है उसको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य बोला जाता है। उसके बाद है दंती। दंती आप सभी को पता है दांत को बोला जाता है। उसके बाद है नासिके। नासिके आप सभी को पता है नाक को बोला जाता है। और कंठोष्ठी। कंठोष्ठी यानी गला और ओंठ के लिए बोला जाएगा। ठीक है। गला और ओंठ के लिए क्या बोला जाएगा? कंठोष्ठी बोला जाएगा। और उसके बाद है कंठ तालु। कंठ तालु किसके लिए बोला जाएगा? गला और जीभ के ठीक ऊपरी भाग को क्या बोला जाएगा? कंठ तालु बोला जाएगा। उसके बाद है दंतोष्ठी, यानी दांत और ओष्ठ को बोला जा रहा है। अब इन सभी अंग के माध्यम से उच्चारण स्थान कैसे ध्यान रखें। और ये सभी के सभी वो भाग है जो हमारे मुंह के अंदर है। जैसे ओठ हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया। ये सभी ऐसे भाग है जो हमारे मुंह के अंदर है। अब आपको क्या करना है कि सभी की सभी ध्वनियां भी याद हो जाएं और एग्जाम में आप आसानी से उत्तर दे सकें। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम कंठे की बात करें तो कंठे में क्या बोला जाता है कि जितनी भी ध्वनियां जैसे अ, आ और क वर्ग, अह और ह, ये सभी ध्वनियां क्या है? कंठी ध्वनि है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में पूरी 5 ध्वनियां हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। 5 और 2 7 और 2 9। इतनी ध्वनियां आपके लिए, इतनी ज्यादा ध्वनियां बन जाती है कि याद कैसे करें। तो एक आसान तरीका बताऊंगा मैं। अगर कंठी ध्वनि पूछी गई, अगर आपसे ये पूछा गया कि अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, और आपके पास ऑप्शन है कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, ओष्ठी है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, उस पर न याद करना है, केवल समझना है। अगर अ ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो उस अ ध्वनि को आप बोल कर देखिए। जब आप बोलते हैं अ, तो आप जानते हैं कि जब हम अ ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं या उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु का जो बल है वो कंठ पे पड़ता है, यानी गले पे पड़ता है। जब हम अ ध्वनि को बोलेंगे तो पूरा जोर किसके ऊपर पड़ेगा? गले के ऊपर पड़ेगा। यही उसका क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। जैसे अगर तालु की बात करें, अगर हम तालु में देखें ई, श, य और च वर्ग। अगर हम ई की बात करें, जैसे ई, तो ई को बोलते समय जो पूरा बल है वो किस पे पड़ता है? तालु वाले भाग में पड़ता है। जैसे च, हमारी जीभ भी तालु वाले भाग को स्पर्श करती है। और आप जानते हैं कि तालु क्या होता है? जीभ का ठीक ऊपरी भाग होता है, उसको तालु बोला जाता है। तो इसमें भी याद नहीं करना। यानी अगर कंठी ध्वनि की बात की जाए तो कंठी ये सभी ध्वनियां हैं, लेकिन उन कंठी ध्वनि को आप बोलकर देखेंगे। और जब आप कंठी ध्वनि बोलेंगे, जैसे अ, आ, क वर्ग, अह और ह, इन ध्वनि को बोलते समय गले में पूरा बल पड़ेगा। और जब आप तालु वाली ध्वनियां बोलेंगे तो आपका जो तालु वाला भाग है, जीभ भी उस भाग को स्पर्श करेगी और श्वास वायु का बल भी उस भाग पर पड़ेगा। फिर आप सभी जानते हैं कि जितनी भी हिंदी में ध्वनियां हैं, ऐसी कुल कितनी ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय
तालु वाले भाग पे बल पड़ रहा है। जैसे ई, श, य और च वर्ग। च वर्ग में 5 ध्वनियां हैं, च, छ, ज, झ, य। ये सभी की सभी कैसी है? तालु है। ठीक है। उसके बाद है मूर्धन्य। इसको मूर्धन्य भी बोला जाता है और मूर्धा भी बोला जाता है, बात एक ही है। और ये कौन सा भाग होता है हमारे मुंह के अंदर? हमारा जो दांत है उस दांत के ठीक पीछे, यानी जो दांत रहते हैं इन दांत के जो ठीक पीछे का ऊपरी भाग है उसको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य बोला जाता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी मूर्धन्य वाले भाग से किन ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है या किन ध्वनियों का उच्चारण होता है। अगर हम मूर्धन्य की बात करें और इनमें जो ध्वनियां हैं जैसे री हो गया, ट वर्ग हो गया, पेट काटा श और र, तो आप प्रैक्टिकली उच्चारण करेंगे री का। जैसे री, हमारी जीभ स्वतः ही कांप जाएगी मूर्धन्य वाले भाग में, मूर्धन्य वाले भाग को स्पष्ट करेगी और वही इन सभी का उच्चारण स्थान है। जैसे ट, ठ, ड, ड, य। और इस ट वर्ग में भी 5 ध्वनियां हैं। ठीक है। और इन सभी ध्वनियों को भी उच्चारण करते समय जीभ मूर्धन्य वाले भाग को स्पर्श करती है। अब आगे देखते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी हमारे होंठों के लिए बोला जा रहा है। पूरे वर्णमाला में ऐसी कितनी ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय होंठों की आकृति बिगड़ती है या होंठों की सहायता लेते हैं। जैसे उ और पूरा प वर्ग, प प, हमारी पूरी होंठों की प्रक्रिया रहती है इनको बोलते समय, और यही इन सभी का क्या है? उच्चारण स्थान है। सवाल ये पूछा जाता है कि प वर्ग या केवल प का, ये तो प वर्ग है, इसमें तो 5 ध्वनि है। अगर खाली प का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तब आपको करना कुछ नहीं है, केवल उस ध्वनि यानी जिस ध्वनि को पूछा गया उस ध्वनि को केवल बोलना है। जैसे प, तो आप जानते हैं कि पूरा बल होंठों के ऊपर पड़ रहा है और वही उसका उच्चारण स्थान होगा। ऐसा तो नहीं होगा अगर आपसे प का उच्चारण स्थान पूछा गया, आपने प बोला तो आप उच्चारण स्थान कंठी मार दें, क्योंकि कंठ के ऊपर तो कोई बल नहीं पड़ रहा और ना तालु के ऊपर ना मूर्धन्य के ऊपर, केवल ओष्ठ के ऊपर पूरा बल पड़ रहा, इसलिए उच्चारण स्थान भी उसका वही हो जाएगा। अब उसके बाद है आपका दंत्य। और पूरी वर्णमाला में ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय दांतों की सहायता लेनी पड़ती है या दांत आपस में टकराते हैं? तो आप सभी जानते हैं त वर्ग, और इस त वर्ग में भी 5 ध्वनियां हैं और इसके साथ ल हो गया और छोटा स हो गया। अगर हम त वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न, ये सभी ऐसी ध्वनियां हैं जिनको दंत के सहायता से या दांत के माध्यम से बोला जाता है। और ल और स, आप इनका भी प्रैक्टिकली उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद है नासिके, और नासिके के अंतर्गत सभी ऐसी ध्वनि आएगी जिनको बोलते समय श्वास वायु जो हमारे अंदर से आती है, श्वास वायु, वो नाक से अधिक बाहर निकलेगी और मुंह से कम। तो यहाँ पर अंगा हो गया और प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर होंगे जिनको पंचमाक्षर भी बोला जाता है। ये सभी ध्वनियां क्या कहलाएगी? नासिके कहलाएगी। उसके बाद है कंठोष्ठ्य, यानी गले और होंठों को मिलाकर बना क्या? कंठोष्ठ्य। कंठ प्लस ओष्ठ्य क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ्य। तो कंठोष्ठ्य के माध्यम से किन ध्वनियों को बोला जाता है? आप जानते हैं कि ओ और आओ। इन दो ध्वनियों का उच्चारण 2 भागों की सहायता से होता है, कंठ और ओष्ठ्य। कंठ की ध्वनि कौन सी है? अ होगी, और ओष्ठ की ध्वनि क्या है? उ है। इन दोनों से मिलकर ही ओ का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही दूसरी आ और बड़ा ऊ, ये भी कंठोष्ठ्य ध्वनि है और इससे मिलकर आओ बना है। तो यहाँ पर कंठ की ध्वनि भी ली गई और ओष्ठ्य की भी, इन्हीं से मिलकर क्या बना? आपका कंठोष्ठ्य बना। इसके बाद है कंठ तालु। कंठ तालु में गले और जीभ के ऊपरी भाग को लिया जा रहा है और इनका जो उच्चारण होता है कंठ तालु से, जैसे ए और आय। उसके बाद है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य में केवल एक ध्वनि आती है, व। इस व को लेकर कई बार सवाल भी बने हैं। ग्रुप सी में कई बार पूछा गया कि वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन आपके पास दंतोष्ठ्य, कंठ तालु, कंठोष्ठ्य और नासिके। तो यहाँ पर वर्ण व का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंतोष्ठ्य। जैसे व,
तो दांत भी टकराते हैं और होंठों पर भी बल पड़ता है, वही उसका क्या है, उच्चारण स्थान है। अब आपको याद कैसे करना है कि ये सभी अंग, ये सभी जो पॉइंट लिखे हैं, इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से समझेंगे और आप फील करेंगे कि ये अगर कंटे है तो कंटे किसको है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कंटे गले को बोला जाता है, तालु जीभ के ऊपरी भाग को, मूर्धन्य जीभ दांत के पीछे वाले भाग को, मूर्धन्य दांत के पीछे वाले भाग को, ओष्ठ्य होंठों के लिए बोला जाता है, दंत्य दांत के लिए, नासिके नाक के लिए, कंठ कंठ ओष्ठ्य यानी कंठ और होंठों के लिए बोला जा रहा है, गले और होंठ के लिए, कंठ तालु यानी कंठ और जीभ को पूरे भाग को बोला जा रहा है, दंतोष्ठी दांत और होंठ के लिए बोला जाता है। और जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है कि इस प्रकार से ही इसका या तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे या इस प्रकार से ही आप इसका वर्गीकरण करेंगे, फिर प्रैक्टिकली उच्चारण करेंगे। कुछ नहीं करना, अगर इसकी बात की जाए कि कंठी में कौन सी ध्वनि है, तो आप उच्चारण करके देखेंगे, आपको स्वतः ही सारी की सारी ध्वनियां याद हो जाएगी। रटने से 52 ध्वनियां मिलेगी, समझने से केवल 2 मिनट, और पूरी की पूरी ध्वनियां आपको आसानी से याद हो जाएगी।